एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये आपके स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न, और इसे और ये अक्सर करके हमेशा ये किसी न किसी मतलब स्टार्टिंग से देखा जाए तो 2022 में ये क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जाता था, क्योंकि 2022 में और 2023 के फरवरी तक जो आपके सीटेट के पेपर हुए थे वो ऑनलाइन ही पेपर होता था, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उनकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो ये आपके किस उप थीम से है? तो ये जो आपका प्रश्न है वो आपका उप थीम एनिमल यानी कि जानवर, पशु से, ठीक है। और जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं वो है गिलहरी। कौन सी है? गिलहरी। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी का सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो देखिए, अगर मधुमक्खी काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो एक बार क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खी के काटने से हमें बहुत जलन होती है, तो वो है आपका फॉर्मिक अम्ल। और दूसरा, मधुमक्खी का जो आपका मधुमक्खी पालन है वो बिहार में कब होता है? तो आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर माह के बीच में आपका क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन के समय अगर देखा जाए तो मधुमक्खी का सबसे प्रिय फूल जो है वो लीची का फूल होता है, और ये लीची का फूल फरवरी माह में ये लीची का फूल आता है। और एक मधुमक्खी के छत्ते में अगर देखा जाए तो एक रानी मधुमक्खी होती है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि एक केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, तो ये बात सही है, क्योंकि रानी मधुमक्खी आपके छत्ते में उसकी संख्या 1 होगी और उसका काम क्या है? अंडे देना, है ना, वो अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में साफ शब्दों में एक लाइन दी गई है कि एक मधुमक्खी के छत्ते में नर मधुमक्खी होते हैं और खासा उनका कोई अपना कार्य नहीं होता है। तो आप सीधे कहोगे कि भाई ये ऑप्शन में तो कह रहा है कि इसकी नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, तो पहले हम लोग इस ऑप्शन पे रुकेंगे, ठीक है। सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब आता है हमारे पास, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में ले करके आती है, तो ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि नर मक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो आप सीधे कहोगे 1, 2, 4, क्योंकि मधुमक्खी की जो कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती है। कभी कभी जानबूझ करके ऑप्शन में दे देता है कि इसकी कोई विशेष भूमिका होती है, तब ये ऑप्शन गलत होता, लेकिन साफ शब्दों में यहाँ कह दिया है कि इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती, तो बिल्कुल इसकी कोई भूमिका नहीं है। आगे देखिए, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, ये किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो ये आपका वन एक्ट, आपका अधिकार अधिनियम 2007 के तहत ये लाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 25 सालों तक अगर किसी जंगल में रहता है तो जंगल के हर उत्पाद पर उसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, झूम खेती है, इसे हम शिफ्टिंग क्रॉप भी कहते हैं या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि ज्यादा अगर देखा जाए तो ये हमें वैसे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, लेकिन यहाँ पर मिजोरम के बारे में ये कहा गया है, ठीक है, मिजोरम। तो झूम जो आपके कृषि में क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, वो पेड़ों को, झाड़ियों को जलाते हैं। जलाने के बाद जो उसकी राख होती है वो मिट्टी पर उसका छिड़काव करते हैं और मिट्टी उपजाऊ होती है, फिर उसके बाद उसमें खेती करते हैं।
लेकिन 2-3 सालों 4 सालों तक ये प्रक्रिया होती रहती है और एक समय के बाद जो वहाँ की भूमि होती है वो क्या हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती है। फिर ये जो जनजाति हैं उस जगह से ये दूसरे जगह चले जाते हैं, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। और दूसरा है ना, काट और दग्ध खेती भी इसे कहा जाता है, यानी स्लैश एंड बर्निंग आपकी क्रॉप्स भी या फिर खेती भी कहा जाता है। ठीक, और ये अक्सर जो झूम खेती है ये जनजातीय लोगों के द्वारा किया जाता है और ये भारत में ये प्रतिबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश के शोध करने के लिए मिला था। तो देखिए, एक बहुत साल पहले एक बीमारी थी जिसका नाम था मलेरिया। लेकिन मलेरिया क्यों हो रहा है, आखिर लोगों की जान क्यों जा रही है, इसका जो कारण है उसे किसी को भी पता नहीं था। कुछ लोग का कहना था कि ये महामारी है, कुछ लोगों का कहना था कि ये जो है चूहों से फैल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो कारण होता है आपके मलेरिया का वो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन रोनाल्ड रोस ने शोध कर करके ये बताया कि जो मलेरिया बीमारी है वो किससे फैलती है, तो आपके मच्छरों से फैलती है। और ये किस मच्छर से, तो आपकी मादा एनाफिलीज से, मादा एनाफिलीज से, है ना, एनाफिलीज से ये फैलती है। और इससे ध्यान रखिएगा कि मच्छरों से जो आपकी बीमारी होती है वो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ठीक है, ये सब आपकी बीमारी होती है। एक चीज और, जैसे हम लोग बरसात में या जो सरकार है वो गाइडलाइन जारी करती है कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दे। तो देखिए, अगर पानी का जहां पर जमाव होता है तो वहां इनके क्या होते हैं, मच्छरों के लार्वा होते हैं। तो हम लोग उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं। तो अक्सर सीटेट में एक क्वेश्चन आता है कि जहां पर जल जमाव होता है वहां पर हम मिट्टी का तेल क्यों डालते हैं, मच्छरों के प्रजनन के लिए, है ना, क्यों डालते हैं। मतलब कहा जाता है ना कि मच्छर जहां पर तेल ज्यादा इकट्ठा रहता है मतलब आपके जल ज्यादा इकट्ठा रहता है तो वहां पर मिट्टी का तेल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो ये ऑक्सीजन का क्या कर देती है, अवरोध पैदा करती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती और जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। तो अक्सर ऑप्शन को आपको यही सीटेट में ढूंढना है। ठीक, अगला देखिए, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो ये सिंकोना पेड़ है, पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, सदाबहार वन में आपका ये स्थित होता है। और इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। किसकी छाल से, तो इसी की छाल से क्या बनाई जाती है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसका नाम है क्विनैन। क्विनैन इसकी जो है मलेरिया की दवाई है। तो आप सीधे कहोगे कि भाई सिंकोना पेड़ की जो छाल है इसका उपयोग करके ही हम मलेरिया की जो दवा है वो बनाते हैं। और मलेरिया की दवा क्या है, तो आपका क्विनैन है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, सांप के जहरीले दांत, तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। क्या होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। और इस दांत को हम क्या बोलते हैं, तो विषदंत बोला जाता है। इस दांत को हम लोग विषदंत कहते हैं। ठीक है, और 4 ऐसे आपके सांप होते हैं जो जहरीले हैं भारत में। सांप आपके 4 सांप क्या है, जहरीले हैं। और वो कौन कौन से सांप हैं, तो एक अफाई है, एक दुबोई है, और एक करैत है, और एक नाग है। ये 4 ऐसे सांप हैं जो कि भारत में ये जहरीले सांप होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। अब देखिए, जो मैंने अभी बात की, देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो कौन सा जहरीला नहीं है, करैत है, अफाई है और दुबोई है, लेकिन आपका अजगर नहीं है। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिससे खाद बनाया जाता है। तो वर्मी
वर्मी कंपोस्ट यानी कि ये केचुआ है ना, केचुए से ये बनाया जाता है। केचुआ क्या करता है, ये मिट्टी को ढीला करता है जिससे कि ऑक्सीजन और जल मिट्टी के अंदर जाता है। ठीक है, इसीलिए केचुए को किसान का हम मित्र कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो देखो, मैंने आपको ये मैं आपको बताती हूँ कि एक क्या होता है कि एक जनजाति पाई जाती है ना, जनजाति, वो क्या करती है, तो वो पश्मीना बकरी को पालती है। तो पश्मीना क्या है, ये एक बकरी है। ठीक है, और ये पश्मीना बकरी कौन पालता है, तो चांगपा 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 जनजाति, चांगपा जनजाति के द्वारा ये आपका ये बकरी पालन किया जाता है। चांगपा जनजाति पश्मीना बकरी जो पालती है, इस पश्मीना बकरी की खासियत क्या है, इसके बाल इतने पतले होते हैं, यानी कि हमारे एक बाल के बराबर इनके 6 बाल होते हैं, इतना ज्यादा पतला होता है। यहाँ तक कि इनके बालों से क्या बनाए जाते हैं, 250 घंटे लगते हैं तब जाके एक पश्मीना शॉल बनाया जाता है। वो भी मशीनों से नहीं बनाया जाता क्योंकि इनके बाल बहुत पतले होते हैं। इनके जो शॉल होते हैं वो हाथों से बनाया जाता है जिसमें 250 घंटे लगते। एक पश्मीना का जो शॉल है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म रखता है शरीर को। ठीक है, तो इसीलिए पश्मीना एक बकरी है जिसे चांगपा जनजाति पालती है। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है, तो अपूर्ण जो है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्णन नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है। तो ये ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि सपोज दैट कि ये क्या है, कोई पौधा है और हमने क्या किया कि यहीं पर हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पर बूंद बूंद पानी हम गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बूंद बूंद पानी हम यहाँ गिरा रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ पानी का संरक्षण भी होगा, पानी ज्यादा कह सकते हैं कि पानी ज्यादा यहाँ बर्बाद नहीं होगा, और साथ ही साथ इसे टपक सिंचाई कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सीधे जड़ों के ऊपर ही बूंद बूंद जल को गिराया जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम ड्रिप या टपक सिंचाई भी इसे हम कहते हैं, इसे हम टपक सिंचाई कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा पौधा है जिसे हम क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। और ये पौधा कहाँ पाया जाएगा, तो ये हमारे अगर भारत के अगर प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो ये मेघालय में देखने को मिलेगा और इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। यानी कि मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ये पौधा पाया जाता है और इसे हम घटपर्णी क्या कहते हैं, इसे घटपर्णी पौधा कहते हैं क्योंकि इनका जो पत्ती होता है ऊपर का वो घट के समान होता है, घड़े के समान होता है। ठीक है, तो इसे घटपर्णी पौधा कहते हैं। अब आप कहोगे मैम ये कीट भक्षी क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीट का भक्षण करते हैं। यहाँ तक कि ये बड़े जीव छिपकली वगैरह को भी ये क्या कर लेते हैं, उसका भी भक्षण करते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित किया जाता है। तो इस समय तो बरसात शुरू हो गई है, अगर हमें बरसात के जल को अगर हमें संचय करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कहेंगे, वर्षा के पानी को पंप करना कहेंगे, वर्षा का उत्खनन या वर्षा के पानी का संचयन। तो आप सीधे कहोगे कि मैम डी है। ठीक है, और निम्न में से कौन से रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, चिकनगुनिया और आपका चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू, इन तीनों बीमारी को फैलाने वाला कोई और नहीं मच्छर होता है। तो 1 3 4। ठीक, आगे देखते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि आज हमने पूरे 15 प्रश्न किए हैं
और पूरे 15 कंटेंट के, और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बेहतरीन सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।